हाँ भाई, साउंड क्लियर है एकदम? यस सर। ओके। यस सर। वीडियो स्पॉटलाइट करने दो। हम्म। सो सर मैं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया? हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मैं क्या कह रहा था लास्ट Sir, तक? unit can be measured. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड यूनिट, ऐसे लिखो सिंपल शॉर्ट में। प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट। किसी यूनिट को सेटिस्फैक्ट्री कहने के लिए या अच्छा कहने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला, इट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। इसीलिए क्या लिखा था अपन ने? वाइडली एक्सेप्टेड, राइट? है ना? दूसरा, इजीली रिप्रोड्यूसेबल। कहने का मतलब, मान लेते हैं आपने बोला इस ये जो वुडन स्टिक है, इसकी लेंथ को मैं आगे से 1 मीटर कहूंगा, तो ये 1 मीटर की स्टिक मैं इजीली सब रिप्रोड्यूस करके अलग अलग लोगों को अवेलेबल करा सकूं, है ना? समझ में आई बात? या 1 मीटर का कोई और चीज, इस लेंथ का कोई और चीज मैं लोगों को काट कर आराम से पहुंचा सकूं, है ना? तीसरा, सेम फॉर एवरीवन, इजीली रिप्रोड्यूसेबल। और क्या होगा? नॉन पेरिशेबल, राइट? Yes sir. और कुछ? Sir, easy to use. इजी टू यूज तो ठीक है, मतलब आ, चलो ठीक है, इजी टू यूज लिखना जरूरी नहीं, बट लिख लो, कोई बात नहीं, इजी टू यूज। और कोई बता सकता है? सर पोर्टेबल। पोर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो भी है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है। मेनली क्या, ये तीन बहुत जरूरी है कि सबके लिए सेम होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए और नॉन पेरिशेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है। तो हमने इन यूनिट्स का यूज करके फिजिक्स की अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज को मेजर करना शुरू किया। तो हमने पाया यार बहुत तरीके की क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, मतलब एनर्जी में 75 तरीके की एनर्जी। फिर उसके बाद क्या आएगा? टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिली। तो हमने बोला यार ऐसे तो नहीं चलेगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम अलग अलग यूनिट बनाने चले तो हम खाली यूनिट ही बनाते रहेंगे, है ना? इसलिए हम लोगों ने उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देखने की कोशिश की कि क्या वो क्वांटिटीज किसी तरीके से रिलेटेड हैं। तो हमें पता चला हाँ, वो क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम इजीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इजीली हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है? एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये भी क्वांटिटीज है, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या है? हमने पाया कि दुनिया में कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी है? 7। कौन कौन सी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? सबसे पहला है मास। दूसरा क्या है? लेंथ। लेंथ। तीसरा
Time. टाइम। चौथा बोलो। Light intensity. करंट। पांचवा टेम्परेचर। छठा मोल्स, जो है ना, मोल समझते हो? Yes, sir. Sir, amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल उसकी यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम है क्वांटिटी। ठीक है। और सातवां The ल्यूमिनस luminous. इंटेंसिटी। ठीक है। बेसिकली मास की ऐसा ही यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, वो कौन सी है? वो है किलोग्राम। ठीक है। लेंथ की वो यूनिट जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, उसका नाम क्या है? Meter. मीटर। टाइम का? Second. सेकंड। सेकंड। करंट का? एम्पियर। एम्पियर। टेम्परेचर का? Kelvin. केल्विन। मोल का? ये तो मोल है ही है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। समझ में आई बात? बेसिकली मास, लेंथ, टाइम सब लोग समझते हो। करंट भी सब लोग हल्का फुल्का आइडिया है। टेम्परेचर के बारे में भी हल्का फुल्का आइडिया है। मोल भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा अभी तक, है ना? ये Yes. ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या भला है भाई? तो देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताता है कि किसी बल्ब में या किसी कैंडल में या किसी भी लाइट के सोर्स में से कितनी लाइट आ रही, लाइट एनर्जी नहीं, कितनी रोशनी हो रही, कितना उजाला हो रहा है। एक रूम में मैं अगर एक पर्टिकुलर बल्ब ऑन करता हूं तो उस रूम में कितनी रोशनी होगी, कितना उजाला होगा, ये क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ना यार, कितना उजाला होगा ये तो हमारी आंखों पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो हमने बोला एक Yes. स्टैंडर्ड आई के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है। अब एक चीज समझ लो कि ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं इस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं। बस इतना समझ लो, ये एक रूम में कितनी रोशनी है, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये जितनी मैंने यूनिट्स दिखाई यहाँ पे, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इन सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। ठीक है। आपको जो डेफिनेशंस हैं वो बुक से एक बार देख लेनी है, याद नहीं करनी, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन एक बार देखनी जरूर है कि ऑप्शंस में से चूज करने के लिए अगर आ जाए तो टिक कर सकते। ठीक है बेटा? सर उसमें लिखा रहता है मास ऑफ वन प्लैटिनम कंटेनर। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, जब सारे साइंटिस्ट मिले कि यार बताओ मास को कैसे मेजर किया जाए, तो हमने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। फिर एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ, बहुत हुआ, ये जो डब्बा है ना, इसका मास 1 किलोग्राम है। ये जो सिलेंडर है ना, इसका मास 1 किलोग्राम है। कहानी खत्म। ठीक है। फिर Yes, time. फिर उस सिलेंडर को या उसके जैसे सिलेंडर को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हर एक कंट्री के पास एक एक पहुंचा दिया गया कि इसको देखते हुए अपने बाकी के बना लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो मास ऐसे ही बनाया गया। हालांकि 3 साल पहले मास की डेफिनेशन किलोग्राम की डेफिनेशन बदल चुकी है, क्योंकि उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। उस मास को एक एक तिजोरी में रख दिया था हमने। फिर 100 साल बाद जब उस सर ऑक्सीडाइज हो गया ना। तिजोरी को खोला तो उसका वेट बढ़ चुका था। क्यों? थोड़ा वो ऑक्सीडाइज हो गया था, थोड़ा उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो गया था। समझ में आई बात? तो हमने बोला मास नहीं, सॉरी वेट नहीं, मास बढ़ चुका था। तो क्योंकि वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया था, थोड़ा उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो चुका था, तो हमने बोला यार मास को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। मास की एक प्रॉपर नई डेफिनेशन बनाई गई जो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है और आप अभी नहीं समझ सकते उस डेफिनेशन। ठीक है, उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह का यूज करके कुछ बनाया गया। ठीक है। सर सेकंड्स का डेफिनेशन में सर प्रॉब्लम होता है, वो सीजियम एटम का वाइब्रेशन सर समझ में नहीं आता है। देखो, सीजियम जो एटम है वो रूम टेम्परेचर पे लगातार वाइब्रेट करता है, उसके एटम्स लगातार वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है।
और वो कितनी बार वाइब्रेट करें, सॉरी इतनी बार वाइब्रेट करने में जितना टाइम लगेगा उसको 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, यस सर। सिंपल है, उसमें जो लिखा है वो है। करंट की डेफिनेशन फोर्स से आती है कि दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे, जब वो इतने डिस्टेंस पर होंगे तो करंट को 1 एम्पियर कहेंगे। समझ में आई बात? सिमिलरली हर चीज की डेफिनेशन है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? बाकी सारी क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी देर में गलत होने वाला है, बट ऑल अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, समझ में आई बात? ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि इसमें आप मास और लेंथ को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके किसी भी तरीके से आप टाइम नहीं बना सकते। समझ में आई बात? आप यहां से लेंथ छोड़ दीजिए तो बाकी के जो 6 हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, जो कर लीजिए, पावर लगा दीजिए, जितना कर कुछ कर लीजिए, आप किसी भी तरीके से इन बाकी 6 का यूज करके लेंथ बना नहीं सकते। समझ में आई बात? लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज का ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी कैसे है बनेगा? लेंथ बाय टाइम ही बनेगा ना, है ना? Yes. यस सर। आपसे बोला जाए नहीं फोर्स बताओ, तो फोर्स के लिए क्या बोलोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी क्या है? लेंथ बाय टाइम। समझ में आई बात? आया ना? यस सर। और एनर्जी के लिए बोला जाए तो क्या कर दोगे? यूनिट कैसे बनाओगे उसकी, या कैसे लिखोगे? तो एनर्जी लिखोगे आप फोर्स इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू ml²t-2। समझ में आई बात? यस सर। तो इन क्वांटिटीज का यूज करके आप ये वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी सब कुछ बना सकते हो, पर इनमें से किसी एक को बनाने के लिए बाकी 6 क्वांटिटीज से वो नहीं बने। समझ में आई बात? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7। 7 का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ना? देखा है जीवन में 7 कहाँ कहाँ आता है? 7 सर 7 जन्मों का साथ, 7 क्या बोलते हैं वो? 7 wonders. 7 जन्म, 7 वंडर्स, 7 महासागर। 7 यस सर। 7 समुंदर, और सर 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स, और बहुत बड़े बड़े चीजों पे जा रहे हो आप, सिंपल चीजें छोड़ दी आप लोगों ने। Sir, Seven- week. 7 days in a week, और 7 सुर, है ना? और 7 फेरे, है ना? तो बहुत सारे, ये भी जो मैंने लिखे वो 7 ही हो गए इफेक्टिवली, है ना? तो हम 7 हैं। ये 7 ही हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या खास होता है कि इनमें से बाकी 6 क्वांटिटीज को मिला के आप 7वीं क्वांटिटी नहीं बना सकते, और एंड इन 7 को जोड़ के आप दुनिया में कोई भी दूसरी क्वांटिटी बना सकते हो। तब हम क्या कहेंगे? इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। ओके बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलो कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है, देखो इन क्वांटिटीज के अलावा,
मतलब फंडामेंटल और डिराइव्ड के अलावा एक और तरीके की क्वांटिटीज है जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। सप्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? इसमें टोटल दो क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री में। पहला है एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बचपन से पढ़ रहे हो आप। एंगल क्या होता है? बचपन में क्या पढ़ा था सबसे पहले? अ शेप फॉर्म्ड बाय टू रेज ओरिजिनेटिंग एट सेम पॉइंट, यही पढ़ा था ना? जब दो रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं तो जो शेप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, राइट? अब मुझे बताओ ये एंगल मेजर कैसे करते हैं? एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। यस। Yes. ये जो यहाँ बीच में एंगल बना इसको आप मेजर कैसे करते हो? उसको आर्क बाय रेडियस लेके। आप बोलते हो कि मैं इस पॉइंट को, ये जो कॉमन ओरिजिनेटिंग पॉइंट है दोनों रेस का, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक यहाँ पर सर्कल बनाऊंगा। इसकी आर्क लेंथ लेट से L है और ये रेडियस लेट से R है। तो जो एंगल थीटा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ L बाय रेडियस R, है ना? यही है ना डेफिनेशन रेडियन की? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसमें कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? जब कंप्लीट सर्कल बन जाएगा तो कंप्लीट एंगल कितना होगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई 2 पाई रेडियन, रेडियन। है ना? तो ये तो अपन को आता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथ में भी पढ़ लिया, बचपन से पढ़ भी रहे हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं प्लेन एंगल के बाद, सर सॉलिड सॉलिड एंगल। है। सॉलिड Solid एंगल, angle. आप 3D एंगल भी कह सकते हो इसको। देखो प्लेन एंगल में एक चीज समझो, मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये लाइन का नाम लेट से PQ है। आपसे अगर मैं बोलूं बताओ ये लाइन PQ पॉइंट ए पर कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? P को भी ए से जोड़ दोगे, Q को भी ए से जोड़ दोगे। ये जो एंगल बनेगा इसको मेजर करने के लिए आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल का आर्क लेंथ ये वाला डिवाइडेड बाय सर्कल का रेडियस, राइट? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. PQ के लेंथ से कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं होगा। P और Q को जब A से जोड़ दिया तो उसके बाद जो एंगल वाला शेप बना, इसमें हमने आर्क लेंथ अपॉन रेडियस निकाला, इससे हमें एंगल मिलेगा, राइट? एंगल सब्सटेंडेड बाय लाइन PQ ऑन पॉइंट A। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब हम आते हैं सॉलिड एंगल पे। हमने प्लेन एंगल डिफाइन करने के लिए यूज किया सर्कल। सॉलिड एंगल का मतलब है 3D एंगल। नाउ 3 डायमेंशनल एंगल हमने कैसे डिफाइन किया? इन ऑर्डर टू डिफाइन 3 डायमेंशनल एंगल हमने क्या किया? हमने सर कोन। सर कोन। क्या पूल? सर कोन यूज किया। हमने यूज किया स्फीयर। क्या यूज किया? स्फीयर। हमने बोला लेट से ये मेरे पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे मैं बताना चाहता हूं कि इस स्फीयर के सरफेस का कोई भी एक पार्ट है रैंडम शेप का। जैसे यहाँ पे क्या था? आर्क था ना। आर्क लेंथ क्या होता है? सर्कल का पार्ट होता है ना। आर्क क्या होता है? सर्कल का पार्ट होता है। यहाँ मैंने स्फीयर का पार्ट लिया। ये इस स्फीयर का पार्ट को अगर मैं इस पॉइंट से देखूंगा तो एक कुछ रीजन छुप जाएगा, है ना? वहां पर मैं बोलूंगा ये जो एंगल बन रहा है
इस एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस एंगल, जैसे 2D एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इस सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंगल ध्यान दीजिएगा 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल में कुछ छुपा हुआ है ना। ये जो ओमेगा है इट विल बी डिफाइंड एज दिस सरफेस एरिया S अपॉन रेडियस R का स्क्वायर। समझ में आई बात? Yes, sir. यहां पर कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू कंप्लीट एरिया अपॉन R स्क्वायर। कंप्लीट एरिया कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। तो कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। और कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, ये सॉलिड एंगल का यूज क्लास 12th में एक जगह हम लोग कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है, ठीक है, पर मैं बताऊंगा क्लास 12th में जाके होगा इसका यूज। पूरी 11th में हम सॉलिड एंगल का यूज नहीं करने वाले, लेकिन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ तो सर क्या सॉलिड एंगल हमेशा स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट ही सबटेंड कर सकता है? नहीं। यहां पर देखिए, हमने डिफाइन किया एंगल को सर्कल से, पर एक स्ट्रेट लाइन ने भी तो सबटेंड किया ना एंगल, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. उस Yes, स्ट्रेट sir. लाइन की जगह अगर मैं ये रैंडम लाइन लेता तब भी तो ये एंगल सबटेंड करता ही ना, सेम टू सेम। Yes, sir. Yes, sir. सो बेसिकली एंगल सबटेंड करने के लिए सर्कल होना जरूरी नहीं है, वैसे ही सॉलिड एंगल सबटेंड करने के लिए स्फीयर होना जरूरी नहीं है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरे पास एक पॉइंट है और इसके आगे मैंने ये एक प्लेन रखा। ठीक है, मैं पता लगाना चाहता हूं ये प्लेन इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां पर एक स्फीयर बनाऊंगा, उसके बाद इस प्लेन को हर जगह से इस स्फीयर के सेंटर से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शेप बनेगा, है ना? Yes, sir. ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. तो सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू S बाय R स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. देखिए सर इनको वो हम क्या सर स्टेरेडियन लिखा है? हाँ, STE रेडियन, स्टेरेडियन। देखो इनको हम लोगों ने अलग से सप्लीमेंट्री एंगल क्वांटिटीज क्यों कहा? क्योंकि देखिए यहाँ क्या लेंथ बाय R है। तो अगर मैं देखूंगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे बना है, तो लेंथ बाय लेंथ हो गया, तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें आएंगी ही नहीं। सिमिलरली इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी ही नहीं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जिनका यूज करके हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। इसलिए हमने ना तो इनको फंडामेंटल बोला, ना ही हमने इनको डिराइव्ड बोला, हमने इनको दो एक अलग ही नाम दे दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, Okay, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बाद क्या करेंगे? Sir, अब देखेंगे derive. डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। Sir, dimension का मतलब? वही बता रहे हैं। देखो वैसे तो आपने बचपन से काफी बार वर्ड सुना होगा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, है ना?
2D मूवी है, Yes, 3D sir. मूवी है ना, पर ये डायमेंशन उस डायमेंशन से अलग है, ठीक है। ये वाला जो डायमेंशन है ये उस डायमेंशन से अलग है, जो 2D और 3D वाला देखते हैं। यहाँ डायमेंशन का मतलब ये है कि हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटीज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। Yes, sir. और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? जो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से ना बने और उनका यूज करके बाकी सारी क्वांटिटीज बन जाए। वैसे 7 है, पर हम लोग अभी मेनली मास लेंथ टाइम लेके चलेंगे, बाकी का भी यूज जहां पड़ेगा वहां करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, मैं डिराइव्ड से पहले मैं मास नॉर्मल फंडामेंटल का ही बता देता हूँ। अगर मुझसे सिंपली बोला जाए मास का डायमेंशन, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो मास m से बन जाएगा, मास से बन जाएगा, लेंथ और टाइम की जरूरत नहीं होगी, राइट। जिसको आप m l0 t0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका डायमेंशन को मास के, ठीक है। सिमिलरली Okay. अगर आपको लेंथ का डायमेंशन लिखना है तो आप क्या बोलोगे? यार लेंथ में सिर्फ एक l आएगा, लेंथ ही आएगा, राइट। ना मास आएगा ना टाइम आएगा। l का मतलब लेंथ, सिंपली लेंथ से बन जाएगा ना। Yes. अभी अगला मेरे ख्याल से 3 के बाद जब चौथा बताऊंगा तभी ज्यादा क्लियर होंगे। टाइम को मैं m0 l0 t से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वहीं चौथी वाले में आपको मेन चीज क्लियर होना शुरू होगी। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी या स्पीड बोल दूं, वैसे स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है। दोनों क्वांटिटी सेम है कि अलग है? अलग है, पर दोनों की यूनिट सेम है ना। Yes, sir. तो बेसिकली स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, दोनों ही कैसे बनेगा? लेंथ बाय टाइम से बनेगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मास आया नहीं तो m0 लेंथ बाय टाइम, ऐसे। वैसे सही तरीके में ये बक्सा भी एक बनाना चाहिए, हमें ऐसे बॉक्स बनाना चाहिए, इसके ऊपर ब्रैकेट बनाना चाहिए, पर नहीं भी बनाओ तो चल जाता है, ठीक है। पांचवा, अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो कैसे बनेगा? Sir, LT-2. एक्सेलरेशन में क्या होगा? टाइम से एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी ऊपर और नीचे टाइम और आ गया, तो एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा? m0 lt-2। आप इसको सीधे lt-2 भी बोल सकते। m0 है तो हर बार लिखना जरूरी नहीं है, पर जनरली हम m l और t लिखते हैं हर बार, ठीक है। छठा, एक्सेलरेशन के बाद क्या लेंगे? Force. फोर्स ले लेते हैं, चलो। फोर्स में क्या आएगा? फोर्स ML मास इनटू -2. एक्सेलरेशन, तो mlt-2, ठीक है। देखो आपको इस चैप्टर में कुछ टीचर्स बोलेंगे कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन याद कर लो। मैंने देखा है कुछ टीचर्स को ऐसा बोलते हुए, मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर स्कूल में बोला है कि सारी की सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन याद करना है। भैया सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन याद नहीं करने, वो टाइम वेस्ट मत करना, एफर्ट वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर उतना टाइम है आपके पास और उतना एफर्ट लगाने को तैयार हो तो केमिस्ट्री की चीजें याद करना, मैथ्स के फॉर्मूले याद करना, बहुत कुछ है ना अभी याद करने के लिए आपके पास। Yes. 7th, तो फोर्स हो गया mlt-2। फोर्स के बाद क्या आएगा? एनर्जी। अच्छा, मैं Yes, sir. किसको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं फोर्स का याद रखने के लिए बोलता हूँ आपको। इस पर डब्बा बनाया मैंने। अगला है एनर्जी ले लो या वर्क ले लो, दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है क्योंकि वर्क से एनर्जी बनती है ना। और वर्क होता कैसे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू लेंथ। तो ये हो गया ml² t-2। ये दो आपको याद रखनी है। मास का ऑटोमेटिकली याद रहेगा, लेंथ का ऑटोमेटिकली याद रहेगा, टाइम का ऑटोमेटिकली याद रहेगा। स्पीड तुरंत निकाल लोगे, ओरल एक्सेलरेशन भी तुरंत ओरल निकाल लोगे आप। ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। Okay, sir. समझ में आई बात?
आठवां Sir, momentum. मोमेंटम लिखते हैं। तो मोमेंटम कैसे बनता है सर? मोमेंटम बनता है मास इनटू वेलोसिटी से, है ना? तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली इसका क्या बन जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी का मास इनटू LT इनवर्स, है ना? Yes, sir. 9th और कुछ जानते हो आप? Sir, density. डेंसिटी। डेंसिटी कैसे बनेगा? मास बाय वॉल्यूम से, दैट इज सिंपली ml-3 T0 लिख लो चाहे तो, है ना? यस सर। अगला 10th Area, sir. क्या Area. काइनेटिक एनर्जी। क्या बोले? एक तो मेरे को समझ में आ रहा है एरिया। एरिया का क्या होगा? सिंपली m0 L² T-2। इसमें तो कुछ करने लायक बात ही नहीं ना। यस सर। और कुछ? सर काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला ना एनर्जी और वर्क का ये रहा। जैसे एनर्जी का आपको निकालना है, अगर काइनेटिक एनर्जी का लेट से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। ये क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब हाफ का तो कोई डायमेंशन है नहीं, हाफ में ना मास है ना लेंथ है ना टाइम है। m में मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना? LT-1 उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ml² T-2। आया कि नहीं आया? सेम टू सेम। यस सर। Yes, sir. और कुछ जानते हो आप? कोई फिजिकल क्वांटिटी? हाँ बेटा बोलिए। एरिया का तो टी में तो कोई पावर नहीं ना होगा। अच्छा टी पर कोई पावर नहीं, सॉरी गलती हो गई। T0 लिखना था, T-2 लिखा गया। हाँ और क्या है? जब Sir, impulse. क्या बोले? Impulse. फ्रीक्वेंसी। Sir, pressure. प्रेशर। चलो प्रेशर कैसे निकलेगा सर? प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू ml-T-2, क्योंकि ये याद रखना है, समझ में आई बात? बाय एरिया इज L², दैट इज इक्वल टू ml-1 T-2। समझ में आया? यस सर। अगला सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? सिंपली T इनवर्स, है ना? Yes, sir. और Impulse. इम्पल्स। इम्पल्स बेटा आपको पता क्या है? कुछ होता है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी पता है कि नहीं पता? Sir, angular velocity. ये तो आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा ना बेटा। इलेक्ट्रिक करंट। करंट, तो करंट का तो अपन ऑलरेडी जानते हैं। क्या लिखोगे? मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, पर करंट है। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। चार्ज के लिए क्या आएगा? सर A1T1। ए टी। चार्ज कैसे मिलेगा? करंट इंटू टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। ध्यान दीजिए, फंडामेंटल हमने करंट को माना है, चार्ज को नहीं माना। ठीक है? पता है क्यों? वैसे सबको पता है कि चार्ज ज्यादा बेसिक क्वांटिटी है, पर फिर भी हमने करंट को फंडामेंटल माना। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की, और मेजरमेंट लेना आसान किसका होता है? करंट का। चार्ज मेजर करना मुश्किल होता है। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब कुछ क्वांटिटीज मैं बताता हूं आपको। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू
इनटू नॉर्मल फोर्स N। ये F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये N क्या है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके के फोर्स हैं। मेरे को म्यू का डायमेंशन निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का डायमेंशन भी फोर्स वाला, नॉर्मल का डायमेंशन भी फोर्स वाला, तो कितना आ गया? m0 l0 t0। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस। आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर, आ रही है। समझ में भी आ रहा है? यस सर। चलो अगला, अगला है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर एक बॉल अगर पानी के अंदर मूव करे तो उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है कि नहीं लगता? यस सर। अपने हाथ को अगर आप पानी मूव करोगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यस सर, लगेगा। उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स मिलता कैसे है? उसका फॉर्मूला होता है फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई तो सब समझ रहे हो, F का मतलब फोर्स है। ईटा क्या है सर? ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, आर क्या है सर? तो आर है उस ऑब्जेक्ट का रेडियस। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? वी क्या है सर? तो वेलोसिटी है। अगर आपको ये फॉर्मूला गिवन नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आई नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस ईटा। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस मीन्स ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना है बेटा? सर MLT -2 अपॉन 6 पाई। तो नंबर है, डायमेंशन है नहीं उसके पास। आर का मतलब रेडियस लेंथ, वी का मतलब LT इनवर्स, राइट? दैट इज इक्वल टू M L इनवर्स T इनवर्स। ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, ओके सर। 18th कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हो गया। अब क्या करना चाहिए बताओ तो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका तो फॉर्मूला ही पता है आप लोगों को। यस सर। क्या है फॉर्मूला? फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ force into dimension of radius square upon dimension of m1 m2, है ना? That is equal to m l t minus 2 l square upon m square. So this is equal to m inverse l cube t minus 2। समझ में आई बात? यस सर। सर विस्कोसिटी वाला पार्ट में सर जो ईटा का वैल्यू निकाले सर वो समझ में नहीं आया। देखो ईटा कैसे निकलेगा? फोर्स अपॉन 6 पाई आर भी निकलेगा, है ना? यस सर। अब Yes. डायमेंशन ऑफ ईटा निकालोगे तो क्या करोगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ 6 पाई अपॉन डायमेंशन ऑफ आर अपॉन डायमेंशन ऑफ वी, है ना? यस सर। नाउ 6 और पाई तो नंबर, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, दे आर sir. सिंपली नंबर्स। तो आर क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? बेसिकली लेंथ ही है ना। यस सर। तो यहाँ एक रेडियस का हो गया। और वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? LT इनवर्स। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तक सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir.
एनीथिंग एल्स? क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? सर वो लास्ट नोट डाउन करना है, ग्रेविटी कांस्टेंट। तो बहुत सारे हो गए, अब आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. यस सर। हो गया सर। अगर फॉर्मूला पता होगा तो किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल लोगे? यस सर। पक्का? यस सर। तो देखो भैया, स्ट्रेस होता है एक, समथिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, इसका डायमेंशन निकालिए। सर ml -1 t -2। स्ट्रेस से फोर्स बाय एरिया, इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा? फोर्स का डायमेंशन होगा सर एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल इनवर्स टी माइनस टू, है ना? यस सर। स्ट्रेन का निकालिए। इसका m0 l0 t0 है। क्योंकि चेंज इन लेंथ भी लेंथ ही है ना, समझ में आई बात? चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशन तो लेंथ ही होगा। चेंज इन लेंथ को भी मेजर तो मीटर या सेंटीमीटर में ही करोगे ना भाई। यस सर। Yes, sir. तो स्ट्रेन का क्या हो गया? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अच्छा, Sir, amount of it. स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो बताओ तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा? वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस। क्या इसका भी ml -1 t -2? क्या आएगा? ml सेम -1 एज t। स्ट्रेस। क्या होगा? डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बाय डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। वो तो कुछ है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? एम एल इनवर्स टी माइनस टू। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. तो स्ट्रेस भी हो गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब हो गया ना Sir, यार, amount of it. अमाउंट ऑफ Heat. हीट तो एनर्जी है ना यार। चलो Yes, sir. एक और लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? हीट Q इज इक्वल टू मास M इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T होता है। समझ में आई बात? Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। M क्या है? मास। S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ तो डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? सर m0 l2 t -3। डायमेंशन ऑफ हीट अपॉन डायमेंशन ऑफ मास अपॉन डायमेंशन ऑफ डेल्टा टी, यस दैट इज सर। इक्वल टू हीट। हीट क्या एनर्जी है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम, और डेल्टा टी क्या होगा? केल्विन में होगा ना, यस सर केल्विन। तो इसको के लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। एम जीरो चाहो तो लिख लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आई बात? Yes, sir. 23 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? PV इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो डायमेंशन ऑफ R कितना हो जाएगा? PV बाय एन टी का डायमेंशन। P क्या है? सर प्रेशर। फोर्स बाय एरिया है ना, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, एम एल इनवर्स टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम कितना है? एल क्यूब अपॉन एन से क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है,
और T क्या है, केल्विन है। सो दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर T-2 पर मोल पर केल्विन। समझ में आई बात? Yes, sir. तो हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूले हो तो। और यहीं पर आप लोग फंसते हो कि आपके पास प्रॉपर फॉर्मूले अभी तक है ही नहीं। बहुत सारी और क्वांटिटीज हैं जिनके फॉर्मूले आपको मालूम ही नहीं है ना। इसलिए क्लास 11th में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाते। इसके अच्छे क्वेश्चन क्लास 12th में बनते हैं, सीधे एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं और कोई चैप्टर रिवाइज कराऊं चाहे नहीं कराऊं, ये चैप्टर में मैं खूब सारे क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूँ थ्योरी के साथ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, Sir, N is for mole. एन इज फॉर मोल। Okay, sir. ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? Yes, sir. सर स्ट्रेन के फॉर्मूला में सर न्यूमरेटर में क्या लिखे हैं? डेल्टा। एल, एल मतलब लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। स्ट्रेन कैसे डिफाइन है समझो बात को। अगर मेरे पास एक रॉड है, मान लेते इधर से मैं दीवार के अंदर इसको फिक्स कर देता हूं, इधर से खींचूंगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, है ना? यस सर। मान लीजिए इधर से पुल करूंगा तो रॉड की लेंथ थोड़ी तो इंक्रीज होगी। तो ये अगर ओरिजिनल लेंथ एल है और जो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, तो स्ट्रेन कैसे डिफाइंड है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। आगे बढ़े? यस सर। चलो फिर, तो डायमेंशन निकालना हमने सीख लिया। अब इस डायमेंशन के साथ एक बहुत जरूरी चीज है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप एक क्वांटिटी को उसकी सिमिलर क्वांटिटी से ही कंपेयर कर सकते हो, सिमिलर क्वांटिटी में ही ऐड कर सकते हो और सिमिलर क्वांटिटी से ही सबट्रैक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 100 घोड़े इज इक्वल टू हाउ मेनी हाथी? बताइए तो जरा, बता सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं बता सकते ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप घोड़े और हाथी को ना तो कंपेयर कर सकते हो, मतलब इक्वेट करने का मतलब कंपेयर हो गया ना। Yes, sir. तो घोड़े और हाथी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे बताइए तो 30 घोड़े प्लस 40 एप्पल क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। No, sir. ये नहीं कर सकते ना। आप घोड़े में एप्पल ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी में भी आप मास में लेंथ ऐड नहीं कर सकते। सर 5 किलोग्राम, कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास 5 किलोग्राम एप्पल था और मेरे पास एक रस्सी थी 3 मीटर की। तो सर बताइए क्या मेरे पास क्या था? मैं बोलूंगा तेरे पास 5 किलोग्राम एप्पल और 3 मीटर की रस्सी थी। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. या अगर एक ही रोप ही है, मान लो किसी ने बोला सर इस रोप का मास 100 ग्राम है और लेंथ लेट्स से 20 मीटर है, तो सर बताइए इस पूरी रोप को आप सिर्फ एक चीज में वो कर दीजिए ना, मैं बता दीजिए कि सर कि इस रोप का क्या है, तो मैं ख्याल ऐसा कोई ये पॉसिबल नहीं है। 100 ग्राम और 20 मीटर को आप एक साथ नहीं बता सकते, है ना? यस सर। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि
a quantity can be added, subtracted, or compared with only another quantity having same dimension। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये क्यू यू ए था। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ अगर ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही दूसरी क्वांटिटी में से, या कंपेयर किया जा रहा है, इक्वेट किया जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बताया जा रहा है, लेस देन इक्वल टू बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दो क्वांटिटी उठा लोगे जिनका डायमेंशन सेम है उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अभी आपने एक का के बारे में आप जानते हो, दूसरे के बारे में आप नहीं जानते। एक का नाम है टॉर्क, दूसरे का नाम है एनर्जी। इसका डायमेंशन क्या है एनर्जी का, हमें याद रखना है ml स्क्वायर t माइनस टू। टॉर्क का डायमेंशन क्या है सर, ये भी ml स्क्वायर t माइनस टू ही होता है। पर प्रॉब्लम क्या है, टॉर्क जो है सर, ये टॉर्क आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। तो क्या आप टॉर्क में एनर्जी ऐड कर सकते हो? No, sir. क्यों? क्योंकि टू अ वेक्टर Vector ओनली अ and scalar. वेक्टर रिप्रेजेंटिंग सेम Yes, फिजिकल sir. क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, सो टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, बट फिर भी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट या कंपैरिजन नहीं किया जा सकता उनका। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. कंपेयर्ड विद ओनली की जगह ओनली विद होगा। वही देखो क्या लफड़ा हो रहा है। हाँ, सो टॉर्क एनर्जी समझ में आ गया, ml स्क्वायर t माइनस टू, दोनों का डायमेंशन सेम टू सेम। बट फिर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। हम बिना कोई एफर्ट लगाए, बिना कोई खास एफर्ट लगाए बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन एकदम सरासर गलत तो नहीं है कहीं। इसका यूज कई बार लोग एग्जाम में कर लेते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, बहुत रेयरली होता है, पहले होता था आजकल बहुत कम होता है, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, कई बार क्या होता है उसमें से 3 ऑप्शंस के डायमेंशन ही गलत होते हैं, तो 3 तो गलत ही हो गए, चौथा ही सही होगा। हाँ या ना? Yes, sir. ये सब चीजें एग्जाम में कभी कभार काम कर जाती हैं, पर उसके लिए ये भी तो जरूरी है आपको डायमेंशन आंखों से दिखने चाहिए, प्रैक्टिस डायमेंशन की भी होनी चाहिए। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये एक हो गया। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. एक तो फायदा ये होता है कि हम इक्वेशन सही है कि गलत है ये देख सकते हैं, हमारा जो आंसर है वो सही है कि गलत है ये भी कई बार नजर आ जाता है। मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, अंत में जाके हमारा आंसर अगर अजीब सा आ जाता है डायमेंशनली, तो हमें बताया जाता है यार कुछ तो गलती करी मैंने, दोबारा चेक कर लेता हूँ, है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता। Yes, sir. इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग कुछ फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो टेक्निक्स होंगी ये बहुत परफेक्ट नहीं होंगी, बट कुछ हद तक काम करती। ठीक है, सो देखते हैं। क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई whether the following equations are dimensionally
करेक्ट और नॉट। ये आपका एग्जाम्पल है। पहला मेरे पास इक्वेशन है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? हम बोलेंगे इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं, एक तो है ये डिस्प्लेसमेंट, एक है ये और एक है ये। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहा हूं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यस सर। और इसको मैं इनसे इक्वेट कर रहा हूं इसलिए इसका डायमेंशन भी इनके जैसा ही होना चाहिए। यस सर। तो मतलब बेसिकली इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम टू सेम होना चाहिए। ओके ओके बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? ये तो सर लेंथ होगा सिंपली, है ना। ut मतलब u क्या था? वेलोसिटी था। lt इनवर्स इनटू टाइम क्या है? t। तो ये भी कितना हो जाएगा? लेंथ l हो जाएगा। हाफ a t स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा बताइए तो? हाफ तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब lt माइनस टू इंटू t2, तो क्या हो गया? फिर से l आ गया, यस है ना। सर। मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज डायमेंशनली करेक्ट। राइट, समझ में आ रही बात? सर यूटी का एल कैसा है वो समझा दीजिए। ut का बेटा, u आपका वेलोसिटी है इसलिए हो गया lt इनवर्स, और t टाइम है इसका हो गया t, इसलिए ut का कितना हो जाएगा? l हो जाएगा, हाँ सर समझ गया, ठीक है ना। ओके, दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? ये तो होना ही चाहिए ना यार, ये तो इक्वेशन सही है, तो सही इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए ना, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. देखते हैं फिर भी, एल टी इनवर्स का स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी एल टी इनवर्स है, यू भी तो वेलोसिटी है ना, तो इसका स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ टू का तो कोई डायमेंशन है नहीं, ए का क्या है? एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, तीनों का डायमेंशन सेम है, मतलब क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। तीसरा इक्वेशन, सर v इक्वल्स टू u प्लस ठीक है, उससे तो वो तो हो ही जाएगा। अच्छा, आपको nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है? अच्छा, उससे पहले कुछ और, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as। ये करेक्ट है कि नहीं है डायमेंशनली? यस सर। ये भी करेक्ट है, पर ये क्या, ये इक्वेशन सही है? नो सर। तो डायमेंशनली करेक्ट होना कोई गारंटी नहीं है कि सच आपकी इक्वेशन सही है, ठीक है। यस सर। यस सर। बट इक्वेशन इनकरेक्ट है ना। यस सर। तो डायमेंशनली sir. अगर कुछ करेक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं कि वो तो सही होगा ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट्स का गड़बड़ है ना, हाँ है ना बेटा। चौथा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस 2s हो गया, अगला क्या बचा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? डिस्प्लेसमेंट है ये, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l t0,
और ये तो सिर्फ वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l t इनवर्स। क्या करेक्ट है डायमेंशनली? नो सर। तो ये क्या हो गया? डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। पर इक्वेशन करेक्ट है। सर तो क्या फायदा है ऐसे एनालिसिस का? वैसे एक चीज ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली कोई इक्वेशन जो है ना, ये होना बड़ा मुश्किल है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो और इक्वेशन करेक्ट हो। ये खास केस में ही होता है, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा? उस डेरिवेशन में कोई एक स्टेप ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा गड़बड़ हो जा रहा है कि सही इक्वेशन भी डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जा रही है। समझ में आई बात? तो जब हम डेरिवेशन देखेंगे तब हम आपको बताएंगे कि भैया यहाँ पर क्या लफड़ा है, कि ऐसा क्यों हो गया कि इक्वेशन करेक्ट होने के बावजूद डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई। मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम हाथी घोड़ा जोड़ रहे हैं, है ना? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम डेरिवेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है बेटा? तो डायमेंशनली करेक्ट होना या नहीं होना कोई गारंटी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसका मतलब वो इक्वेशन इनकरेक्ट ही होगी। कुछ स्पेशल केसेस में वो करेक्ट हो सकता है। कैसे केसेस में हो सकता है, इसके डेरिवेशन के बाद हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा? Okay, सर sir. M0 T0 लिखना मस्ट है सर? देखो, मस्ट तो ये भी है। ठीक है? यस शॉर्टकट में नहीं लिखते अलग बात है, सर। स्कूल में मार्क्स काट लेगा अगर नहीं लिखेंगे काट तो? सकते हैं आपके टीचर। अगर काटेंगे तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे, ओके सर। क्योंकि इच्छा हुई तो नहीं भी काटेंगे, बट अगर काटेंगे तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे कि सर क्यों काटा, अगर आपने, क्योंकि गलती है ना अपनी तरफ से। यस सर। आगे बढ़े। derivation of some formulae using principle of homogeneity। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला है आइंस्टीन्स इक्वेशन। ठीक है? सबको पता है आइंस्टीन की इक्वेशन कौन सी थी? जवाब दो। E equal to E MC equals to E इक्वल टू MC एमसी square। स्क्वायर। आज हम उस आइंस्टीन की इतनी बड़ी इक्वेशन को, जिसके लिए उसने पता नहीं कौन कौन सी रिसर्च करी होगी, उसको हम यहाँ 2 मिनट में डिराइव कर देंगे। हमने बोला कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेट्स से ये आइंस्टीन ने हमें बता दिया कि एनर्जी जो है ना, मास और लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है? ये समझ में आया? फंक्शन ऑफ मास कॉमा वेलोसिटी ऑफ Yes, लाइट। sir. ओके, तो हमने बोला इसका मतलब लेट्स से एनर्जी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास टू पावर x, स्पीड ऑफ लाइट टू पावर y। ठीक है? सर ये समझे नहीं। हमें फॉर्मूला डिराइव करना है ना, तो हमने बोला अगर मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है तो मान लेते हैं मास की पावर x पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की पावर y पे डिपेंड करता है ना? यस सर। दिस मीन्स एनर्जी का जो डायमेंशन है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट
k इंटू m टू पावर x c टू पावर y। ठीक है, नाउ लेट्स assume this constant to be dimensionless। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो आप बस मान मान के बस सॉल्व कर दे रहे हो, तो हाँ वही है इसमें, इसीलिए अच्छा तरीका नहीं है। डायमेंशनलेस हमने ये मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल सर टू कांस्टेंट डायमेंशन। तो नंबर होता है, तो उसका तो हाँ, वैसे भी डायमेंशन लेस होता है। हर एक कांस्टेंट, और कैपिटल जी जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस था क्या? ओ हर कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता। ठीक है, दिस मीन्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो एनर्जी का डायमेंशन हमेशा याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, एनर्जी का और फोर्स का, क्योंकि क्या कारण है इसका, अभी अब आगे जाके कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़ी, तो आपको एक चीज बता देता हूँ, हर एक क्वांटिटी को आप डायरेक्टली एनर्जी या फिर फोर्स में से किसी एक से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई ना कोई फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जिसमें वो क्वांटिटी या तो एनर्जी से रिलेटेड है या फिर फोर्स से रिलेटेड है। इसलिए आप हमेशा एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन याद रखिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज का आप डायमेंशन एक लाइन में निकाल पाओ। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वल टू m टू पावर x, और c क्या है, एल टी इनवर्स टू पावर y। दिस इंप्लाइज m l स्क्वायर t माइनस टू इज इक्वल टू m टू पावर x l टू पावर y t टू पावर माइनस y। सॉरी ये m था ना। अब देखो अगर ये दोनों डायमेंशन सेम है तो यहाँ पे m का पावर यहाँ के m का पावर बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। सिमिलरली l का पावर भी बराबर होना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। सिमिलरली t का पावर भी बराबर होना चाहिए, मतलब कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए। दिस मीन्स y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। चलो ये और ये एग्री करके बहुत अच्छी बात है, पर x कितना है 1 है, y कितना है 2 है, इसलिए हम बोलेंगे एनर्जी इज इक्वल टू k m टू पावर 1 c टू पावर 2। k इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगेन ये भी मैंने माना है या फिर एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन किया, तो 3 जगह हमें अजम्पशन लेना पड़ा, तब कहीं जाके हमारा आंसर आया। समझ में आई बात? उन 3 में से एक भी अजम्पशन गलत हुआ तो ये तरीका काम नहीं करेगा। ओके बेटा, सर जो सी क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट। सर फॉर्मूला बनाने के लिए सर अब और बहुत सारा भी मेथड है। हमें ये चीज पहले से आइंस्टीन ने बता दी, एनर्जी जो है मास और सी से पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने बोला अगर इस पर डिपेंड करता है तो लेट्स से ये इस फॉर्म का हो। अगर ये इस फॉर्म का हो तो उसमें हमने बोला मान लो के डायमेंशन लेस है, उसके बाद बोला के डायमेंशन लेस नहीं, के को 1 भी कर दो, तब जाके आंसर आया। तो जबरदस्ती की बात है। m यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल है और c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। तो देखो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, अब ये जबरदस्ती का तरीका है। ठीक है, समझ में आया? आगे सर बढ़े। मतलब इस केस में के का वैल्यू ऑलवेज 1 ही होता है? हाँ बेटा, अरे यार ये मेथड कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, फालतू मेथड है, बस आप लोगों की बुक में दे रखा है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इनफैक्ट इसका आप जीवन में कभी यूज नहीं करोगे, और इस मेथड के ऊपर बेस्ड कभी भी किसी भी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, मतलब एटलीस्ट फॉर्मूला नहीं डिराइव कराया जाता, इस मेथड का यूज करके कुछ और कराया जा सकता। आगे बढ़ूं? यस सर। ये Yes, सर sir. कॉपी कर रहा हूँ।
हो गया? यस सर। चलो, दूसरा है सेंट्रीपीटल फोर्स। नाम सुना है इसका? यस Yes, सर। sir. फॉर्मूला भी पता है, mv²/r है ना? मैंने बोला लेट से ये जो फोर्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल। इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर सकता है ना। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है गोल 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 गोल, तो कौन कौन सी चीजों पे फोर्स डिपेंड कर सकता है? मास पे डिपेंड कर सकता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड कर सकता है, और उसकी रेडियस पे डिपेंड कर सकता है ना? सो दिस इंप्लाइज फोर्स is proportional to mass to power x, v to power y, r to power z। ठीक है? दिस मीन्स कि फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k into mass to power x, v to power y, r to power z। now let's say ये k जो है ये 1 है, इसको दो बार, एक बार डायमेंशनलेस माने फिर उसमें दोबारा 1 करें, उससे बढ़िया k को हमने 1 ही मान लिया। ठीक है? समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. सो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास टू पावर x इंटू डायमेंशन ऑफ स्पीड टू पावर y इंटू डायमेंशन ऑफ रेडियस टू पावर z। दैट मीन्स t minus 2 is equal to m to power x, l to power y, t to power minus y, l to power z, right? यस सर। That is equal to m l to power y plus z t to power minus 1, है ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, m to power x था ना ये। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1 हो गया, y प्लस z इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड माइनस y इज इक्वल टू -2 हो गया। माइनस y को -2 डाला तो इसका मतलब y कितना हो गया? 2। इस 2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो मतलब कि z हो गया कितना? -1। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू m टू पावर 1, v टू पावर 2, r टू पावर -1, और फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। समझ में आई बात? सेम टू सेम टेक्निक है। इस बार तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, पिछली बार 2 ही से काम हो जा रहा था, तीसरी फालतू में पड़ी थी, है ना? Yes, sir. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक यूज क्या था कि कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन गलत है, ये देखने के लिए। दूसरा यूज क्या था? कुछ फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं, हालांकि उतना यूजफुल नहीं होता, बट हो जाते हैं कुछ फॉर्मूले डिराइव। तीसरा यूज क्या है? वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मैं यहां लिख दे रहा हूं, सब लोग कॉपी कर लेना। नेक्स्ट क्लास का पहला टॉपिक पहला है डिराइविंग डायमेंशन इन न्यू सेट, और दूसरा है दूसरा क्या होगा? हाँ, dimensions in logs, indices, एक्सेट्रा। ठीक है? ये 2 टॉपिक पढ़ना है, डायमेंशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एरर शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा? ओके सर। यूनिट्स का भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो देख लेंगे, पर आधे घंटे में नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन खत्म हो जाएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन।
एरर शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ। सर असाइनमेंट भी भेज दीजिएगा जो मैंने भेजा है। अरे यार वो अभी आज ही डिस्कस कर लेते ना, ये लास्ट टॉपिक शुरू करने की जगह। सर ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके सर इसके सर। बाद मैथ क्लास होगा? क्या? हाँ मैं इसके होगा बाद मैथ? होगा बेटा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर नेक्स्ट वीक से 3 थैंक यू क्लासेस सर। हाँ बेटा, एक क्लास का मैं टाइम आपको बता दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास कब लूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, बाय सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू।